हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो सबसे बैच चल रहा है, उसमें हम लोगों ने दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करूंगा आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। और आज इसकी अनुपात और समानुपात की पार्ट क्लास इसकी 4th है। उम्मीद करूंगा कि ये भी आप लोगों को अच्छे समझ में आ पाए। ठीक है, वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए दोस्तों जरूर लाइक कर दीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ ही उसको शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अभी तक जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलने में आप लोगों को भी दिक्कत ना हो सके। और कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज हम यहाँ पे सीखेंगे समानुपात के बारे में। समानुपात क्या होता है पहले उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे 2 से 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं, आगे हम और बातों को क्लियर करेंगे। लेकिन जो दोस्तों समानुपात का जो यहाँ पे है दोस्तों, वहाँ पे 2 से 3 टाइप का प्रश्न बनता है। जैसे आपसे रेशियो दे देगा और वहाँ से आपसे पूछेगा कि तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसी तरह और रेशियो देगा और आपको बोलेगा वहाँ से द्वितीय अनुपात या चतुर्थ अनुपात कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो इन सभी बातों को हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों जानेंगे हम समानुपात के बारे में। किसके बारे में? समानुपात के बारे में। अभी अनुपात से हमारा और भी प्रश्न है, उसको भी हम क्लियर करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पहले समानुपात के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे बातों को क्लियर करेंगे। ठीक है, समानुपात का मतलब यह होता है दोस्तों बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल बराबर होता है। मैंने क्या कहा कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है दोस्तों? बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने ये लिखा। ठीक है, अब ये जो मैंने ये साइन लगाया ये होता है अनुपात का साइन। ठीक है, और यहाँ से दोस्तों जो मैंने ये साइन लगाया, ये साइन लगाया, यही होता है दोस्तों हमारा समानुपात। क्या होता है? ये होता है हमारा समानुपात और ये होता है हमारा अनुपात। ठीक है, ये हमारा अनुपात हो गया और ये क्या होता है? समानुपात का साइन। ठीक है, और मैंने यहां पे लिख दिया ये इस तरह से दोस्तों आपके सामने ये कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों मैंने क्या कहा, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, मैंने क्या कहा? बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है, और वही होता है समानुपात का कंसेप्ट। ठीक है, तो देखो दोस्तों मैंने क्या कहा कि बाह्य पदों का गुणा, अब बाह्य पद में क्या है? 18 पद, मतलब दोस्तों संख्या, अंक। ठीक है, तो ये क्या है? बाह्य पद क्या है? 18 और 3 है। मैंने लिखा बाह्य पदों का गुणा, तो क्या मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं? बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के, मध्य पदों के। अब मध्य अंक कौन है भाई? मध्य अंक यहाँ पे हैं 6 और 9 है। ठीक है, 6 और 9 है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 6 और 9 क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? 18 त्रिक का 54 हो जाएगा और 9 छक 54 होगा। ये देखो बराबर हो गया कि नहीं हो गया? तो मैंने यही कहा कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। तो देखो 54 बराबर ये 54 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों हम प्रश्न करेंगे तो बातें ये और समझ में हमारे आएंगी। बस ये याद रखना कि समानुपात का मतलब क्या होता है? समानुपात का मतलब होता है कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है? बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया कि बराबर कैसे होता है। बाह्य पदों का गुणा और उसके मध्य पदों गुणा के बराबर। ठीक है, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पे एक एक प्रश्न करते हुए बातों को आगे हम क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों ये वाला साइन नहीं लगाइएगा। ठीक है, क्योंकि ये अनुपात, ये समानुपात का साइन है, उसके बाद ये 9:3 है। ठीक है, वो गलती से हो गया था वहां पे। चलिए
तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 15, 20 व 45 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि मैंने बताया कि आपसे प्रश्न पूछेगा चतुर्थानुपात बताइए, द्वितीय अनुपात बताइए, तृतीय अनुपात उसका ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ से फाइंड करेंगे चतुर्थानुपात, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे चतुर्थानुपात हमें ज्ञात करना है। देखो वैल्यू को हमें लिखना कैसे, हमें ज्ञात क्या करना है, चतुर्थानुपात, ठीक है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और हमें क्या ज्ञात करना है, ये फोर्थ, ठीक है। तो 15, 20 ऐसे डायरेक्ट लिख लेंगे। अब हमें ज्ञात क्या करना है, ये और ये वाली वैल्यू को आप कुछ भी मान लो, रेशियो मान लो, आप रेशियो ज्ञात करो, आप इसको आर से डिनोट कर दो, ठीक है, आर से रिप्रेजेंट कर दो। हमें चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ पे ये अनुपात का साइन लगाओ, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा दो भाई, बीच में समानुपात का साइन लगाओ, और यहाँ पे क्या लगाओ, अनुपात का साइन लगाओ। तो मैंने क्या कहा है कि बाह्य पद, अब ये समानुपाती हमारा बन गया, ठीक है। इसका एक प्रश्न मैंने करवाया, इसके पिछले वाले में समझाया मैंने बताया था कि उसके बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो बाह्य पद क्या है, 15 गुणे में आर, यानी हम रेशियो ज्ञात कर रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा, 20 गुणे 45, ठीक है, ये होगा, ये हाँ ये बिल्कुल हो जाएगा। अब देखो क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ये क्या हो जाएगा, 15 तिया ये हो जाएगा 45, ठीक है, 15 तिया 45 हो जाएगा, और ये आर बराबर कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, ठीक है। तो हमारा चतुर्थानुपात क्या निकल के आया, 60, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर होगा। उम्मीद करूंगा बात बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। एक बार फिर से समझ लीजिएगा, आपसे जब भी चतुर्थानुपात पूछे, आपको सबसे पहले तीनों नंबरों को तो ऐसे सीरीज में लिख लेना है ऐसे, ठीक है, क्रमानुसार। और उसके बाद आपको चतुर्थानुपात पूछ रहा है उसकी, अब यहाँ पे दोस्तों अब आप चाहे आर मानो, यानी अल्फाबेट में कोई भी आप मान सकते हैं, ठीक है, ए से जेड तक कोई भी नंबर यहाँ पे अल्फाबेट मान लो। जैसे मुझे हमें रेशियो ज्ञात करना है, क्योंकि चतुर्थानुपात ज्ञात करना है, तो मैंने रेशियो यानी आर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे बीच में लगा दिया समानुपात का साइन, 15:20 समानुपात 45 अनुपात कितना हुआ, आर। तो आपको सबसे पहले समानुपात के बारे में पता है, मैंने बताया है कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा की क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया इसको, अब देखो अगर आप 20 और 45 का गुणा करेंगे, 20 और 45 का गुणा करने के बाद 15 गुणे अगर आप 60 करेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों बिल्कुल बराबर आ जाएगा। जैसे 45 दूना 90 हो गया, एक जीरो है, जीरो लगा दीजिए, कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90, ये देखो बिल्कुल बराबर हो गया कि नहीं हो गया। तो चतुर्था अनुपात हमारा क्या बना, 60 बना, ठीक है। आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने अब इस प्रकार से है। अगला प्रश्न हमारा पॉइंटों में है, यहाँ पे पॉइंट को देख के हमें घबराना नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, 0.2, 0.12 तथा 0.3 का चतुर्थानुपात हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, आप तो सबसे पहले इसको इस प्रकार से लिख लो, ठीक है, अनुपात 0.12 समानुपात 0.3, आपको चतुर्थानुपात ज्ञात करना है। आप यहाँ पे आर से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। अब क्या मैंने बताया है, बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के बिल्कुल बराबर होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 0.2 लिख सकते हैं, गुणा आर यहाँ पे होगा आपका बराबर में, ये क्या हो जाएगा 0.12, और गुणे में क्या हो जाएगा 0.3। आप ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ से जब ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 10 लग जाएगा ऐसे, और जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। या आप इतना ना करने के बजाय आप यहाँ से पॉइंट को पॉइंट से हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने इसको बताया कि ये चीज़ कैसे हटता है, ठीक है। हर में तो एक रहता ही है हमेशा, अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है उसके हर में हमेशा एक रहता है, ठीक है, उसके नीचे। तो आप यहाँ से जब एक पहले से रहेगा, यहाँ पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है, एक जीरो लग जाएगा, पॉइंट हटाएंगे, एक अंक है, एक जीरो लग जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा। कैसे कैंसिल हुआ, क्योंकि बराबर का साइन बीच में है और बात गुणे में हो रही है, ठीक है। अब ये क्या होगा, आपके पास ये बना 2 गुणे में ये बना आर, और ये आपके पास क्या हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.12 तिहाई ये हो गया 36,
ठीक है, 2 अंक पे। अब देखो पॉइंट कितने पे अंक पे लगेगा, यहाँ पे 2 अंक पे ही है ना, तो 2 अंक पे ही लगेगा। अब ये क्या होगा, ये r बराबर आपका कितना हो जाएगा भाई, ये इधर आके भाग में हो जाएगा तो 0.36 हो जाएगा, और ये गुणे में है, बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में हो जाए तो क्या हो जाएगा, 18 दूना 36 होता है भाई। तो कितना हो जाएगा, r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.18। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। बात समझ में आई क्या दोस्तों? अगर आपको पक्षांतर वगैरह ये अगर सब करना आता है तो ये बात मेरे ख्याल से आप लोग कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। एक बार फिर से समझ लीजिए, पॉइंटों में हमें घबराना नहीं। आपको करना क्या है, ये तरीका तो आपको हमेशा अप्लाई करना ही करना है जब चतुर्थानुपात आपसे पूछे तब। ठीक है, आपको लास्ट वाले में 1 2 3 ये हो गया, चौथा आपसे पूछ रहा है, आप यहाँ पे चौथा, आप यहाँ पे कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आर ही माने, आप ए भी मान सकते हैं अनुपात के लिए। तो मैंने लिखा बाह्य पदों का गुणा, यानी बाह्य पद में क्या है 0.2 है और आर है, मैंने यहाँ पे लिख लिया। मध्य पद में क्या है 0.12 है, 0.3 है, मैंने यहाँ पे मान लिया। तो अब ये 10 से 10 कैंसिल कैसे हुआ, अगर आप चाहते तो ये पॉइंट से पॉइंट आप वैसे डायरेक्ट आप हटा सकते थे, लेकिन हटा कैसे वो भी बात आप समझ लीजिए। जब नीचे तो एक रहता ही है हर में, जब यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया 1 अंक है 1 0 लगा, यहाँ से पॉइंट हटाया 1 अंक है 1 0 लगा, बराबर का साइन है इस वजह से मैंने इसको कैंसिल कर दिया। अब ये क्या हो गया, अब ये 0 तो मतलब खत्म ही, तो ये बना 2r, ठीक है यहाँ से, और ये बना इसको मैंने यहाँ से गुणा कर दिया, 0.12 है, और यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 3 ही बचा है, तो 12 3 हो गया 36, 0.36। अब r बराबर मैंने लिखा, ये तो आपके पास है 0.36, और बटे में भाई जब ये गुणा में है बराबर किस तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा। जब कोई भाग में होता है बराबर के उस तरफ जाता है तो गुणे में हो जाता है, और जब कोई नंबर गुणे में होता है और बराबर के इस तरफ आता है तो वो भाग में हो जाता है। ये आप लोगों को समझ के चलना है। तो बस इसको मैंने कैंसिल कर दिया, 2 18 में 36 होता है, तो 0.18 आपका यहाँ से आंसर बन गया। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतना बेसिक सा चीज है दोस्तों, ये चीज तो आप लोगों को बिल्कुल आना ही आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना है यहाँ पे। ठीक है, और दोस्तों मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपसे क्या कह रहा है, 8 तथा 24 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। अब हमें क्या ज्ञात करना है, तृतीय अनुपात। आपको चतुर्थानुपात निकालना अच्छे से पता हो गया होगा। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो तृतीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए मैं 3 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। अब पहला तरीका तो यहाँ पे ये समझिए, सबसे पहला तरीका से हम क्या समझेंगे, मेथड फर्स्ट हमारा क्या है वो समझिए यहाँ से। तो देखो दोस्तों, मेथड फर्स्ट इसका ये कहता है कि आप कोई वैल्यू यानी कोई अल्फाबेट मान के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप x मानिए, चाहे r मानिए, या a मानिए। तो देखो दोस्तों, जब भी आपसे तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए बोले तो सबसे पहले आपको, ठीक है, पहला और दूसरा नंबर लिखो, और समानुपात के बाद जो दूसरा नंबर है उसको एक बार और लिखो, यानी आपको दूसरे वाले नंबर को 2 बार लिखना है समानुपात के अगल और बगल में। ठीक है, यानी लेफ्ट एंड राइट में दोनों तरफ। और उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, सम तृतीय अनुपात आपसे पूछ रहा है, तो तीसरे नंबर पे क्या रख दो भाई, आर रख दो, क्योंकि क्या हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब यहाँ पे देखो, बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। तो क्या हो जाएगा, 8 और गुणे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा r। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 24 गुणे ये कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। अगर आप इसको कैंसिल करना चाहते हैं, 8 तियां ये हो जाएगा 24। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा भाई, 24 तियां 72 हो जाएगा, तो तृतीय अनुपात आपका निकल के आ जाएगा 72। ठीक है, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो एक काम कीजिए, आप 78 गुणे 72 चेक कर लीजिए, बराबर 24 गुणे 24 चेक कर लीजिए। ठीक है, 24 गुणे 24 चेक कर लीजिए। तो ऐसे अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो ये इस प्रकार से भी हो सकता है, ये कितना हो जाएगा, 8 3 ये 24 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके पास 72 है ही, और ये क्या हो जाएगा 24 3 72, ये 72 और 72 क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। आपका प्रश्न यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब हमारा 72 आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर आपका 72 ही होगा। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को प्रूफ करने के लिए बताया कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों गुणा क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है, बराबर हो गया। ठीक है, अब इसका सेकंड मेथड समझो। ठीक है, आप जिस मेथड से भी इसका सॉल्व करना चाहते हैं आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए। तो तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए एक मैं फॉर्मूला अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा।
तृतीय अनुपात आपसे पूछ रहा है, लिखो तृतीय अनुपात बराबर सेकंड का स्क्वायर अपॉन में फर्स्ट। सेकंड का स्क्वायर मतलब ये 24 का स्क्वायर करना है, यानी 24 आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, 24 गुणे में ये क्या हो जाएगा भाई 24, और बटे में फर्स्ट है, ये फर्स्ट में क्या है 8, आप यहाँ पे लिख दीजिए 8। ये कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा, और 24 3 72 हो जाएगा, यानी तीसरी वैल्यू आपकी यहाँ से निकल के आ जाएगी 72। ये आपका प्रश्न सॉल्व है 72। यहाँ से भी 72 आया, यहाँ से भी 72 आया। मेरे ख्याल से इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से इसका तीसरा मेथड समझो कि तीसरा मेथड यहाँ पे इसका क्या कहता है। तीसरा मेथड जो चलता है दोस्तों वो गुणोत्तर श्रेणी में चलता है। किसमें? गुणोत्तर श्रेणी में। ये कितना है भाई 8 है, ये 24 है, ठीक है। ये इसका कितना गुना हो रहा है, 8 को 3 से अगर गुणा कर देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 3 गुना हो रहा है गुणोत्तर में। अगर मैं अब इसके अगले वाली संख्या को भी हमें 3 गुना करना है तो कितना हो जाएगा, 24 को 3 से गुणा करेंगे कितना होगा 72 होगा। यहाँ से भी आपका 72 आया। ये क्या हो, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, क्या हुआ तृतीय अनुपात आपका निकल के आया कि नहीं आया। तो दोस्तों तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आप 3 तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक प्रश्न मैं और करवाता हूं जिससे कि कंफ्यूजन या जो भी डाउट हो रहे हो आप लोगों के वो थोड़ा क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला प्रश्न दोस्तों वही है हमारा। यहाँ पे दोस्तों हमें ज्ञात क्या करना है, तृतीय अनुपात, ठीक है। तो वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है, 9 तथा 36 का तृतीय अनुपात ज्ञात करो। अगर फर्स्ट मेथड से अगर इसको निकालने की बात की जाए तो मैंने क्या बताया कि इसको लिखो 9 अनुपात 36 समानुपात 36 अनुपात में यहाँ पे आप रेशियो मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के क्या होता है, बिल्कुल बराबर होता है। कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो जाएगा, और यहाँ से आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 चौका 24, 4 3 12 2 कितना हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। 4 छंग 24 हुआ, 4 3 12 तो 14 कितना हो जाएगा भाई 144 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और अगर इसको सेकंड मेथड से अगर निकालने की बात की जाए तो मैंने क्या बताया, तृतीय अनुपात ज्ञात करने के लिए सेकंड का स्क्वायर करो और अपान में 1 कर दो। तो सेकंड का स्क्वायर यानी 36 का, यानी 36 गुणे 36 आप लिख सकते हो, और बटे में फर्स्ट वैल्यू क्या है 9 है, 9 लिखो। 9 चौक कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 144 आपका क्या हो जाएगा तृतीय अनुपात हो जाएगा। ये यहाँ से आपका तृतीय अनुपात निकल के आया। आपको अगर थर्ड मेथड से अगर निकालना हो तो आप उसको कैसे निकाल लेंगे, यहाँ से मैंने क्या बताया उसको गुणोत्तर श्रेणी में कर लो। ये कितना हो जाएगा 9, ये 36, ये इसका कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। तो बस 36 को एक और आगे बढ़ा दो 4, कितना हो जाएगा 4 छंग 24, 4 3 12 2 14 कितना हो गया 144 आया। यानी आपका यहाँ से तृतीय अनुपात क्या निकल के आया 144 आया। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि अब आप लोगों को तृतीय अनुपात निकालने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका एक प्रश्न और करवाता हूं। मध्यानुपात जिसे बोलते हैं द्वितीय, वैसे द्वितीय अनुपात क्या बोलते हैं, उसे मध्यानुपात बोलते हैं निकालना, ठीक है। चल तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने अब इस प्रकार से है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 तथा 54 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। यानी दो संख्याएं दी हुई हैं। देखो हमने चतुर्थानुपात सीखा, हमने तृतीय अनुपात सीखा, अब यहाँ पे हम सीखेंगे मध्यानुपात कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वैल्यू आपके पास लिखी हुई 6 तथा 54 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आइए बात को समझते हैं। तो सबसे पहले इसको भी, इस मध्यानुपात निकालने के लिए भाई हम दो तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दो मेथड से। तो यहाँ से पहला मेथड हम समझते हैं, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट हमारा ये कहता है कि ये जो संख्या दी हुई है इसको लिखो ऐसे। आपसे मध्यानुपात पूछ रहा है यानी बीच का पूछ रहा है, तो ठीक है दोस्तों उसको आप रेशियो लिख लो, ठीक है। और समानुपात का साइन लगाओ, वापस फिर रेशियो लिखो, उसके बाद अनुपात, दूसरी संख्या क्या है 54 है, आप यहाँ पे 54 लिख दीजिए, ठीक है। बात समझ में आई। जब भी आपसे मध्यानुपात पूछे, समानुपात के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में दोनों को आपको रेशियो मानना पड़ेगा। यानी मैंने यहाँ से आर से मान लिया, आप यहाँ पे एक्स भी मान सकते हैं, आप यहाँ पे ए भी मान सकते हैं, यानी आप जो भी कुछ मानना चाहते हैं आप मान सकते हैं। बस आपको ध्यान ये होना चाहिए कि हमें यहाँ पे अनुपात के अगल बगल में दोनों चीज वही मानना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे आर और आर माना, ठीक है। मैंने क्या बताया है कि बाह्य पदों का गुणा उसके मध्य पदों के गुणा के बिल्कुल बराबर होता है। तो यहाँ पे दोस्तों
6 गुणे 54 करेंगे, या पहले आप इस प्रकार से कर लीजिए, जरूर आप कुछ भी कर सकते हो यहाँ से, आर गुणे आर लिख दीजिए। क्या मैं आर गुणे आर को आर स्क्वायर लिख सकता हूँ? हाँ, मैं आर स्क्वायर बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बराबर, अब ये क्या है, 6 गुणे 54, 6 गुणे ये क्या हो गया भाई, 54 हो गया। अब यहाँ से देखिए, ये तो आर स्क्वायर हो गया है। अब यहाँ से, अब देखो यहाँ से स्क्वायर लगाओ, ये क्या हो जाएगा, इसको गुणा कर लो, 6 6 चौका 24 हो जाएगा, 6 पंचे 30 और 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब यहाँ से जैसे ही स्क्वायर हटेगा, यहाँ पे रूट लगेगा। ठीक है, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। अगर कोई वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू दी हुई है तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्क्वायर लगता है। ठीक है, यानी अंडर रूट लगता है। और जैसे ही यहाँ पे अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, जब ये अंडर रूट हटेगा तो दोस्तों ये क्या लगता है, यहाँ पे स्क्वायर लगता है। ये बात आपको पता होगा, नहीं पता है यहाँ से जान लीजिए। ठीक है, जब स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, जब अंडर रूट हटेगा तो स्क्वायर लगेगा। ठीक है, अब क्या होगा, आर बराबर, अब ये किसी ना किसी एक नंबर का क्या होगा, एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर होगा। ठीक है, और ये किसका होता है, अब ये आपको पता होना चाहिए कि ये किस संख्या का परफेक्ट रूट ऑफ यानी पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो ये होता है दोस्तों 18 की। तो ये क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, तो मध्यानुपात आपका क्या निकल के आया, यहाँ पे 18 निकल के आया। ठीक है, इतनी बात उम्मीद करूंगा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरा तरीका भी यहाँ पे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि दूसरा तरीका क्या है। अच्छा, आप इस चीज को आप चेक भी कर सकते हो कि क्या आंसर हमारा सही है कि नहीं। तो आप यहाँ से चेक भी कर लो। देखो मैं यहाँ पे आपके पास 6 है, 6 आप लिखो, आर की जगह पे क्या है, 18 है, आप यहाँ पे 18 लिखिए। समानुपात वापस फिर से 18 और अनुपात क्या है, 54, यही आपके पास है। मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों की गुणा के बिल्कुल बराबर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 6 गुणे 54 बराबर 18 गुणे 18, यही होता है। तो क्या मैं इसको 6 3 18 लिख सकता हूँ, 18 3 54 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 3 बराबर 3, यानी 3 से 3 जब वैल्यू कटेगी तो क्या होगी, 1 बराबर 1 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसका मतलब हमारा जो ये आंसर आया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट मेथड, और यहां से हम सीखते हैं इसका सेकेंड मेथड। ठीक है, आप देखो यहाँ पे एक अच्छे से नोट लिखिएगा, मैं यहाँ पे एक नोट लिख दे रहा हूं तो बात समझ में आएगी। दिए गए संख्याओं का, दिए गए संख्याओं का आपस में गुणा करते ही वह एक करते ही वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। ये क्या है दोस्तों, ये आप इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, दिए गए संख्याओं का आपस में गुणा करते ही वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि दिए गए संख्याएं क्या दी हुई, 6 और 54 दी हुई है। मैं ये कह रहा हूं, ट्रिक मैंने क्या बताया, ये आपका ट्रिक है। ठीक है, तो दोस्तों दिए गए संख्याओं का गुणा करते ही वह एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर बनेगा, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अभी मैंने इसका गुणा किया 324 आया, 6 और 54 का गुणा किया था 324 आया, 324। ये क्या है दोस्तों, ट्रिक है, इसी के ऊपर वर्ग लगा दो, यानी अंडर रूट लगा दो, और ये किसका होता है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या 18 का होता है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप इतना कुछ करने से अगर बचना चाहते हैं तो आपको ये बात याद रखनी होगी। अगर आप ये बात भूल जाते हैं तो ये बात आप याद रख के दोनों तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप कम समय में प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप ये तरीका, ये ट्रिक याद रखेंगे कि मध्यानुपात जब भी आपसे ज्ञात करने के लिए बोले, दिए गए संख्याओं का आपस में गुणा करो, और गुणा करने के बाद उसके पर रूट लगा दो, यानी वह जो गुणा आएगा, यानी जो गुणे में संख्या आएगी वो किसी न किसी संख्या का एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके बताया, आप समझ सकते हैं। आपको ये नहीं समझ में आया आप यहाँ समझ सकते हैं, ये नहीं समझ में आया आप यहाँ समझ सकते हैं। उम्मीद करूंगा कि दोनों बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसका एक प्रश्न और करवाता हूं ताकि कंफ्यूजन जो भी है आपको दूर हो जाए। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारा अब पॉइंटों में है। ठीक है, अब अगर पॉइंटों में आपसे पूछता है तो आप पॉइंटों में क्या करेंगे,
उसको कैसे सॉल्व करेंगे मध्यानुपात के लिए, तो उसको हम यहाँ पे सीखते हैं। क्या कह रहा है 0.04 तथा 0.16 यानी 1/6 का मध्यानुपात ज्ञात करो। अब देखो हमारे सामने क्या पूछ रहा है, मध्यानुपात। तो मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए मैंने अभी ट्रिक क्या बताया, मैंने ट्रिक ये बताया कि दिए गए संख्याओं का आपस में गुणा करते ही वो एक परफेक्ट यानी एक पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो चलो हम वही करके देख लेते हैं, ट्रिक अप्लाई करते हैं। ठीक है 0.04, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा 0.16। अब इसका गुणा करते हैं, ये देखो अब गुणा करने का तरीका सीखो। अब यहाँ क्या आपको इस प्रकार से नहीं करना है कि 0.04 फिर यहाँ पे लिखेंगे 0.16 फिर यहाँ से इसको ऐसे गुणा करेंगे, 6 चौका 24 होगा, 600, इस प्रकार से हमें नहीं करना है। अब डायरेक्ट सीखो, ये क्या है 16 है, ये 4 है, डायरेक्ट गुणा कर दो भाई, कितना होगा 64 होगा, 16 चौको 64 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 अंक है, टोटल अंक कितने हुए 4 अंक हुए। तो आप काम क्या करो, डबल जीरो लगा दो, संख्याएं कितनी हो गई आपके पास 4 हो गई, बस यही पॉइंट लगा दो, ये जीरो लगा। यहाँ इस पॉइंट के पहले जीरो लगाओ ना लगाओ, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ पे नंबरों का बराबर होना बहुत जरूरी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉइंट 2 यहाँ पे हुआ, 2 अंक यहाँ पे मिला, पॉइंट के बाद 2 अंक यहाँ पे है, तो 2 2 कितने हो गए 4। इसका मतलब हमें पॉइंट के बाद 4 अंक होने ही होने चाहिए, बस चाहे जैसे भी हो। जैसे हमारे पास गुणा करने के बाद 64 ही आया, तो इसको 4 अंक का बनाने के लिए मैंने ये डबल जीरो लगा दिया। अब मान लो कल को अगर ये पॉइंट यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया, तो हमें करना क्या पड़ेगा, एक जीरो यहाँ पे और लगाना पड़ेगा, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी 5 होंगी, क्योंकि पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 2 अंक, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। लेकिन हमें ये सब यहाँ पे नहीं सीखना है, हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है चलो, अब उम्मीद करूंगा इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो बस इसी के ऊपर क्या लगा दो, ये अंडर रूट लगा दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब ये 64 आप बता सकते हैं कि किसका एक परफेक्ट रूट ऑफ स्क्वायर है, ये होता है 8 का 8 64 होता है। तो आपने तो यहाँ पे 8 लिख लिया, आपने यहाँ पे 8 लिख लिया, तो दोस्तों ये तो सिर्फ 64 की बात हुई, डबल जीरो अभी आपके पास बचा हुआ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि अंदर जितनी पॉइंट के बाद जितना संख्या हो उसी का आधा निकलता है बाहर, उसी का आधा बाहर निकलता है। तो ये 4 है तो 2 निकालना पड़ेगा, यानी आपको यहाँ 0 लगाना पड़ेगा, और पॉइंट आपके पास है, पॉइंट लगा दो, और ये क्या हो गया हमारा आंसर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कल को मान लो यहाँ पे पॉइंट के बाद 6 अंक आ गए, तो आपको पॉइंट के बाद 3 अंक रखने हैं। ठीक है, कल को मान लो 8 आ गए, तो आपको पॉइंट के बाद 4 अंक लाने हैं। कल को 12 आ गए तो पॉइंट के बाद, यानी आपको मतलब स्क्वायर में देगा 8 4 12, 12 आ गए तो आपको 6 बाहर रखना है। ठीक है, पॉइंट के बाद। तो उम्मीद करूंगा ये बात समझ में आ गई। आप अगर x की वैल्यू या रेशियो की वैल्यू अगर आप रख के फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ से वो भी सीख सकते हैं। मैंने क्या बताया 0.04 ये पॉइंट है, यहाँ पे आप x मान लीजिए इस बार, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप 0.16। ठीक, आप अब बाह्य पदों का गुणा मध्य पदों के गुणा के बराबर होता है, तो क्या होगा x का गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0.04 इंटू 0.16, 0.16 ये मैंने लिखा। अब देखो यहाँ से ये स्क्वायर होगा, अब जब इसका गुणा करेंगे तो 16 चौको 64 होगा, यानी ये 64 आपके पास हो गया, पॉइंट के बाद 4 अंक होगा, तो ये डबल जीरो मैंने लगा दिया। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट लगेगा, तो कुल मिला के बात आपके सामने वही फिर से आ गई। ठीक है, आप दोनों तरीके से बात को समझ सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन को समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय सी की आय से 20% कम है, तो ए बी सी के आय का अनुपात ज्ञात करो। यहाँ से आपको सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, यानी अनुपात नहीं दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। से किस पे बात हो रहा है, बी से बात हो रहा है। इसका मतलब कि बी की आय जो है, यानी ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो 20% अधिक किसका है, ए का है। इसका मतलब इसको मान लो 100, और ये कितना हो जाएगा फिर 120, क्योंकि 120 क्यों होगा, क्योंकि कह रहा है कि
ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो जब ये 100 रुपए होगा तो ये 120 होगा कि नहीं, क्योंकि 20% अधिक तो 120 हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर यहाँ पे चलो सी को यहाँ पे रख लेते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या रहा है कि बी की आय सी की आय से 20% कम है। बी की आय सी की आय से 20% कम है, यानी सी की आय से बी की आय जो है 20% कम है। मान लो इसके पास 100 रुपए है, तो बी की आय जो है सी की आय से 20% कम है, तो ये सी होगा कि नहीं बी के पास। इतनी बात समझ में आई। चलो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 20 छक्का 120 हो जाएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा, 20 चौक 80 होगा, 20 पंचे 100 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बना, यहाँ पे फिर से समझ लीजिए अच्छे से, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्योंकि आय का अनुपात निकालना है हमें, तो ये क्या हो जाएगा 6:5, और ये कितना हो जाएगा भाई 4:5। ऐसा आप कर सकते हैं। यहाँ 5 को बढ़ाइए और यहाँ पे दोस्तों 4 को बढ़ाओ। ठीक है, यहाँ 5 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 छंग 24, 5 चौक 20, और ये कितना हो जाएगा 5 पचम 25। तो ए बी सी की आय का अनुपात क्या बनेगा, 24:20:25। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, तो ये 100 हुआ तो 120 होगा, कैंसिल आउट कर लिए, 20 छक्का 120, 20 पंचे 100, यानी 6 अनुपात यहाँ पे बना 5। इतना आप समझ गए होंगे, मैंने यहाँ पे अलग से भी लिख दिया है। फिर बोला बी की आय सी की आय से 20% कम है, बी की आय जो है सी की आय से 20% कम। देखो ये 100 है तो ये 80 हो गया, 20 चौक 80, 20 पंचे 100, मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है। तो 5 को आगे बढ़ा, इधर 4 को आगे बढ़ाए, 4 छंग 24, 5 चौक 20, 5 पचम 25। तो ए बी सी की आय का अनुपात पता चल गया। यहाँ से हमसे तीनों का पूछा था, हम यहाँ से तीनों को निकाल लिए। ठीक है, उम्मीद करूंगा कि बात आप लोगों को बिल्कुल समझ में आई होगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आई है कोई बात, तो वीडियो को आप वापस पीछे करके अपनी बात को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, और अभी तक जो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही एक बेल आइकन आता है, उसको प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि आप मेरे चैनल का जब भी कोई भी वीडियो अपलोड होगा वह आप तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा, और आप हमारे वीडियो को तुरंत के तुरंत वॉच करके अपनी बातों को क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के। कंटिन्यूटी तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, जैसा कि मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल नहीं छोड़नी है, लगातार आपको अपना काम करते रहना है, पढ़ाई करते रहना है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।